हेलो एवरीवन, हमने क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को स्टार्ट किया था। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 20 लाख साल पहले सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। तो हमने 4 रीज़न की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि इन लोगों के बारे में हमको पता कैसे चलता है। How do we know about these people? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherer made and used. बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट किन को कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि वो चीज़ें कितनी पुरानी थी, उनको कौन यूज़ करता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर ने अपने हाथों से बनाई थी और उनको वो यूज़ करते थे। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. तो उनको जो चीज़ें मिली हैं वो क्या मिली थी? उनको कुछ ऐसे टूल्स मिले थे, औजार मिले थे जो कि स्टोन, वुड एंड बोन से बने होते थे। और उनमें सबसे बेस्ट कौन था? स्टोन का टूल था। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर स्टोन का टूल है, वुड का है और बोन का है तो सबसे बेस्ट स्टोन का क्यों है? क्योंकि बच्चों देखिए, अगर हम बात करते हैं वुड के टूल की तो वुड के टूल को तो कोई भी दीमक खा जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। बोन की अगर बात करते हैं, जो हड्डियों से बनते थे उनको अगर मान लो अगर डॉग है वो खा जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो स्टोन के टूल थे वो लंबे टाइम तक बचे रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि उनके जो डिफरेंट टाइप के टूल थे उनको वो किन काम में लेते थे। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट एंड रूट। तो सबसे पहला क्या पॉइंट हो गया हमारा कि जो स्टोन के टूल को थे उनको वो मीट और बोन को काटने के लिए काम में लेते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्क्रैप बार्क। स्क्रैप बार्क का मतलब क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, पेड़ से पेड़ की छाल को अलग करने को क्या कहा जाता है? स्क्रैपिंग कहा जाता है। तो जिस तरीके से ये लोहे की चीज़ को काम में ले रहा है उसी तरह से जो एंशिएंट पीपल थे वो क्या काम में लेते थे? स्टोन टूल को काम में लेते थे। नेक्स्ट क्या है? हाइड्स। अब हाइड का मतलब क्या होता है? अब आप देखिए, ये क्या है? लेपर्ड है। यहाँ पर लेपर्ड की स्किन को अलग कर दिया गया है। तो जब हम एनिमल की स्किन को अलग कर देते हैं उसको कहा जाता है हाइड। और वो हाइड किससे करते थे? स्टोन टूल से करते थे। चॉप फ्रूट एंड रूट। जिस तरीके से आज हम चाकू से अपनी सब्जियों को, रूट्स को काटते हैं उसी तरीके से वो कैसे काटते थे? स्टोन टूल से काटते थे। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग। कुछ का वो क्या करते थे? अब आप फोटो में देखिए, जैसे ये वुड है, ओके, ये क्या है? स्टोन है, ठीक है। इस तरीके से वो हथियार बना के हंटिंग के काम में लेते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। कुछ टूल्स को वो लकड़ी काटने के लिए काम में लेते थे और उस लकड़ी से फिर वो आग जलाते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। लकड़ी का और क्या काम था? झोपड़ी बनाने के लिए काम आता था और टूल्स बनाने के लिए काम आता था। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से उनके जो डिफरेंट टाइप के टूल्स थे उनसे वो डिफरेंट टाइप के काम करते थे। बच्चों, आपके सामने 2 फोटोज़ दे रखी है। अब आप देख सकते हैं कि किस टाइप से वो स्टोन टूल को काम में लेते थे। अगर हम पिक्चर 1 की बात करें, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट। डिगिंग का मतलब होता है ज़मीन से खोदना, ठीक है। तो जिस टाइप की वो रूट्स खाते थे उनको ज़मीन से खोदने के लिए वो स्टोन को काम में लेते थे। ये स्टोन है। नेक्स्ट इमेज है स्टिचिंग क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। हम सभी जानते हैं कि वो जानवर की खाल पहनते थे, तो खाल को सीलने के लिए भी वो इस टाइप के पत्थर को काम में लेते थे। तो आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं कि वो किस टाइप से पत्थर को काम में लेते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब हम बात करेंगे कि इन हंटर गैदर की लोकेशंस कहाँ पे थी। लुक एट मैप 2 बिलो। All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherer। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि साइट्स का मतलब क्या होता है। Sites are places where the remains of things such as tools, pots, building were found। देखिए, साइट्स का मतलब क्या होता है? साइट्स उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर हमको पुरानी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि टूल्स मिले, पॉट, बिल्डिंग एट्सेट्रा। These were made, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जगहों पर जो चीज़ें मिली हैं वो पुराने टाइप के लोगों ने उन चीज़ों को सबसे पहले तो बनाया, उनको काम में लिया और फिर वो उन चीज़ों को वहाँ छोड़कर चले गए। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम इवन अंडर वाटर। जो हमको चीज़ें मिली हैं
कभी कभी तो वो एकदम अर्थ के सरफेस में मिल जाती है, कभी वो हमको ज़मीन खोद के निकालनी पड़ती है और कभी कभी वो अंडर वाटर होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर पुरानी चीज़ें मिलती हैं, उन जगहों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है साइट्स। अब हम मैप नंबर 2 में हंटर गैदर्स की साइट्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहला है भीमबेटका, सेकेंड है हुंस्की, थर्ड है कुर्नूल। हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में ये किस स्टेट में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, हुंस्की कर्नाटक में और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। आपसे एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि भीमबेटका किस स्टेट में। आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और फिर आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन देना है। तो आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए भीमबेटका केव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका, दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव एंड रॉक शेल्टर. People choose these natural cave because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelter are close to the नर्मदा वैली. तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराने जो लोग थे वो केव के अंदर क्यों रहते थे। इमेजिन कीजिए बच्चों कि अगर बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत हवा है, तो ये लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे? तो अपनी जान को बचाने के लिए ये लोग केव के अंदर शेल्टर लेते थे, अपनी जान बचाते थे। अब आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ के अंदर ये छोटे छोटे रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि जब बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश होगी तो ये लोग इसके अंदर रह के अपनी जान को बचाते थे। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। जैसा कि हम जानते हैं कि इनके बहुत सारे टूल्स स्टोन से बनते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए स्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये लोग ऐसी ही जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर इनको बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल जाए ताकि ये अपने बहुत सारे टूल्स बना सके। आगे हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग की। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रॉक पेंटिंग का मतलब क्या होता है। जिस तरीके से आप अपने कॉपी और पेन से अपने पेज पे कुछ ड्रॉ करते हो, पेंट करते हो, उसी तरह से पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, जो भी उन्होंने कुछ देखा, आप फोटो में देख सकते हैं उनके टाइम पे एनिमल्स किस तरीके से थे। हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि पुराने टाइम में लोगों ने क्या किया कि उनके टाइम पे जो एनिमल्स थे, लोग थे, वो किस टाइप से रहते थे, उसको वो एकदम बहुत बड़े पहाड़ पर ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, तो ड्रॉ करने से हमको इजीली पता चल जाता है कि 20 लाख साल पुराने टाइम पे भी किस टाइप के एनिमल्स थे। तो रॉक पेंटिंग का मतलब होता है रॉक के ऊपर पेंटिंग करना। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। तो पुराने टाइम पे जिन गुफाओं में वो रहते थे वहाँ पर वो कुछ चीज़ें ड्रॉ कर देते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो हमको पता चलता है पुराने टाइम के बारे में इनकी रॉक पेंटिंग से। और एग्जाम्पल हमको कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, अभी हमने बात की थी भीमबेटका की गुफा की, और साउदर्न उत्तर प्रदेश में। बच्चों, आपके सामने एक पेंटिंग दे रखी है, इसका मतलब आप बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये एक रॉक पेंटिंग है। देखिए, हमको देखने में क्या समझ में आ रहा है कि एक एनिमल है, उसके पीछे एक आदमी भाग रहा है। मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को बनाते थे कि हम उनकी पेंटिंग को देख के समझ जाते थे कि वहाँ पर क्या सिचुएशंस थी। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब हम बात करते हैं कि क्या वो आग के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे। फाइंड द कुर्नूल केव ऑन मैप नंबर 2। हमने डिस्कस कर लिया है कि कुर्नूल केव आंध्र प्रदेश में है। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। कुर्नूल केव के अंदर कुछ राख मिली है। राख का मतलब क्या होता है? जब हम लकड़ी को जला देते हैं उसके पीछे कुछ राख बच जाती है। अब आप देख सकते हैं इस फोटो में ऐश किस तरीके से होती है। इसका मतलब क्या हुआ ऐश का मिलने का? कि उन लोगों को आग जलाना तो आता था, ये तो कन्फर्म है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल। अब हम बात करते हैं कि फायर का वो किस तरीके से यूज़ करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एज अ सोर्स ऑफ लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आग जलेगी तो लाइट होगी, करेक्ट। टू रोस्ट मीट, जो मीट खाते थे पहले तो एकदम कच्ची मीट खाते थे, लेकिन जब उन्होंने आग जलाना सीख लिया तो फिर उन्होंने मीट को पका के खाना शुरू किया। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, जब जो जंगली जानवर आते थे उनको डराने के लिए भी वो आग को काम में लेते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम के लोग थे उनको फायर का यूज़ करना आता था और वो किन किन काम में फायर को यूज़ करते थे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, धीरे धीरे एनवायरनमेंट में भी चेंज आने लगा।
Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. अब क्या हुआ कि धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ने लगी और गर्मियाँ बढ़ने के कारण ग्रासलैंड डेवलप होने लगे। अब आप सोचोगे कि गर्मी का ग्रासलैंड से क्या कनेक्शन है। तो देखिए बच्चों, अगर गर्मी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो बारिश ज़्यादा होगी और बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो घास के मैदान हैं वो बढ़ने लगेंगे। This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, animal that survived on grass. तो ग्रासलैंड बढ़ने से क्या हुआ कि जो एनिमल घास खाते थे, उन पे डिपेंड थे, उनकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्योंकि पहले तो ग्रासलैंड ऑलमोस्ट थे ही नहीं, बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रासलैंड बढ़े उन जानवरों की भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी जो कि घास खाते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इनको फॉलो करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि ये जो जानवर है जो कि ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंड है वो क्या खाते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन कब का है। उनको धीरे धीरे ये सोच में आया कि इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। उनको लगा कि अब उनको शिकार करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ती जा रही है। तो भी काम करते हैं, शिकार करना बंद करते हैं, इनको पालना शुरू करते हैं। और उस टाइम से इन लोगों ने क्या किया, इन जानवरों को पालना शुरू किया। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, और उस वक्त फिशिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरीके से हमको पता चलता है कि इनकी लोकेशंस कहाँ पर है, इनके किस टाइप के टूल्स थे और इनके दिमाग में कैसे आया कि इनको हर्डिंग और रियरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।